एक सबका साथ और सबका विकास से भाषण की शुरुआत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ खत्म हुआ अभिभाषण, लेकिन इन सब में बीतले 9 महीनों का कच्चा चिट्ठा अभिभाषण में रखा गया और उन तमाम मुद्दों का जिक्र जरूर किया गया जिनको लेकर राजनीतिक तौर पर देश में बवाल मचा हुआ है। इन सब के साथ ही भारत को लेकर, उसकी विकास को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं और योजनाओं के मद्देनजर सरकार ने क्या किया है और क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या टारगेट है, इसका जिक्र भी अभिभाषण में खुले तौर पर किया गया। हालांकि इन सब के साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि हर किसी को घर, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 चीजें सरकार को देनी है। इस दिशा में इस पूरे अभिभाषण के दौर में बात कही गई और इसके साथ ही रोजगार कैसे आएंगे, किस दिशा में सरकार काम करने जा रही है, महंगाई कैसे थमेगी, काला धन कैसे रुकेगा, किस किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है जिसे रिफॉर्म का जिक्र करते हुए उन्होंने किया। ये सारी बातों का जिक्र किया गया और इन सब के साथ ही चाहे वो पानी का जिक्र हो, बिजली का जिक्र हो, शिक्षा का जिक्र हो, स्वास्थ्य का जिक्र हो, इसके इर्द गिर्द सारी चीजें अटकी रही। सरकार ने खासतौर से जनधन योजना का जिक्र किया गया, स्मार्ट सिटी का जिक्र किया गया, स्वच्छ भारत का जिक्र किया गया, उत्पादन और मेक इन इंडिया उसको भी जोड़ा गया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो संबंध भारत के बने उससे लाभ हो सकता है उस बात का जिक्र किया गया और खासतौर से विदेशी निवेश, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, बीमा का क्षेत्र हो, हाउसिंग का क्षेत्र हो, हर जगह इस बात का जिक्र किया गया कि विदेशी निवेश होगा। हाई स्पीड ट्रेन की रिपोर्ट तैयार हो गई है, इसका इंतजार हर किसी को है कि दरअसल इस बार के रेल बजट में क्या इसका किस रूप में जिक्र होता है। लेकिन एक बात कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो भी पैसा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगाएगा उनके लिए एक अच्छा वातावरण देश में बनाने की कोशिश सरकार जरूर करेगी और यानी कारोबार के लिए एक सिंगल विंडो रहे, कोई उलझन ना रहे। और इन सब चीज़ों के साथ जो बातें महत्वपूर्ण तौर पे निकल कर आई वो इस बात को बहुत साफ बताती है कि बीते 9 महीने पहले सरकार जिस चीज़ का जिक्र कर रही थी उसी दिशा को और आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने इस पूरे भाषण को रखा है। आलोक जी, देखिए, ये एक बड़ा आत्मविश्वास जिसको कहना चाहिए और जो कहा जाए कि सिंगल विंडो, प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम रहे हैं, जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसका इसकी छाया इसमें मिलती है। और सबके विकास के लिए देखिए, सबको बिजली गांव से शहर तक मिल जाए, ये संकल्प जो बताया गया, शिक्षा के क्षेत्र में दिखा गया, शौचालय स्वच्छता अभियान में सांसदों को अपना आधा जो उनको फंड मिलता है 5 करोड़ लगभग, यदि उसमें से आधा वो स्वच्छ अभियान के लिए खर्च कर दें तो ये बड़े टारगेट आगे के लिए भी बताना इस बात। लेकिन साथ में प्रसून जी आप ध्यान दीजिए, भूमि अधिग्रहण वाले मुद्दे पर सरकार ने कम से कम इस भाषण में अपने को जस्टिफाई किया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, समाज इसके कल्याण के लिए होने वाला है। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा संसद में भी रहेगा, बजट में भी इसकी छाया दिखाई देगी। और औद्योगिकरण तो हो ही रहा है, लेकिन किसानों की कुछ बातों को उन्होंने कहा है कि इनको किया जाएगा, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे का चुनावी मैनिफेस्टो की तरह नहीं लग रहा था आपको? बिल्कुल, बड़े घोषणाएं हैं इसमें, घोषणा इंप्लीमेंट कैसे होंगी बजट में, उसके प्रावधान शायद बजट में दिखाई दे तो बात अलग है। लेकिन आमतौर पर मैंने राष्ट्रपति के भाषण कई कवर किए, उसमें कई चीज़ें थोड़ी स्पष्ट होती थी, इतना प्रावधान इसमें रखा है और रखा जा सकता है, या कुछ प्रावधान होते वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्या राय है जो अभिभाषण पढ़ा गया? देखिए, ये वही सारी बातें हैं, इसमें कोई भी नयापन नहीं था। 2 इसके पार्ट हैं, एक कि हमने क्या कर लिया अभी तक, उसमें 2 चीज़ें रही हैं। एक तो जनधन योजना कि जो हमने कर लिया है और आगे कर रहे हैं। दूसरा है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो है ये 23 योजनाओं में लागू हुआ है, नो डाउट हुआ है। तो 2 चीज़ें जो अभी तक आपने की हैं, बाकी वो चीज़ें हैं जो लोकसभा के दौरान जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी जो बातें थी वही आज भी बातें हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें जो नई बात ये है, उसमें एक संकेत आज दिया गया है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, हमें सहयोग दीजिए और 28 तारीख का इंतज़ार कीजिए। इससे ये लग रहा है कि ये बजट जो होगा थोड़ा बहुत जनता, गरीब के हित की तरफ भी देखेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी होने जा रहा है, इसकी झलक इस अभिभाषण से मिलती है। क्या सहमति है आलोक जी कि ये वाकई ये बजट, हम एक चीज इसमें जोड़ दीजिएगा जवाब देने से पहले, सरकार ने हर योजना, हर मंत्रालय का इसमें जिक्र किया जो होता है सामान्य तौर पर। सवाल सिर्फ इसमें ये आ रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर का पूरा व्यू माना जा रहा है गवर्नमेंट जिस रूप में चल रही है, बिल्कुल, है ना, और वो व्यू कैसे पूरा होगा
ये नजर नहीं आ रहा, जिसका जिक्र हमें भी लग रहा था इस अभिभाषण को पढ़ा जा रहा था। क्या ये मैसेज है इस अभिभाषण का कि ये पूरा करने की दिशा में ये बजट आ जाएगा? खैर ये इस भाषण को माना यही जाता है कि बजट इसके अनुरूप आएगा, चूंकि ये सरकार की लेकिन मुझे इसलिए शंका लगती है कि इतने संसाधन के लिए पैसे का प्रावधान खजाने में है ही नहीं, तो आप उसकी घोषणाएं यदि कर दें कि हर गांव में बिजली दे देंगे, हर गांव को ऐसा बना देंगे, वो अच्छा, इसलिए ग्रामोन्मुखी कुछ बातें कही गई, दीनदयाल उपाध्याय जी का चाहे नाम लें कितनी ही बार, लेकिन क्या उसके लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली की कोशिश होगी, एफडीआई कितना ज़्यादा आ सकता है और पूंजी निवेश, और इसलिए अभी भी देखिए प्राथमिकता वो बताई गई है कि स्मार्ट सिटी और स्पीड ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन की जो बातें कही गई है, जो बेसिक सुविधाएं हैं उस पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें एक बहस जो अब होने वाली है, जो पार्लियामेंट्री जब निकलेंगे वो प्रतिक्रिया जरूर देंगे, उसमें एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का जिक्र है। किसानों के हित में है ये कहा गया, मुआवजा भी दिया जाएगा, पुनर्वास भी किया जाएगा, लेकिन कहा क्या गया, पहले हम एक हिस्सा छोटा सा आपको सुनाते हैं, तब उस पर जरा चर्चा करने की जरूरत है। एक छोटा सा कमेंट इस पे चाहेंगे ब्रेक से पहले। क्या ये मैसेज कन्वे कर दिया गया कि आप विरोध कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हम इस दिशा में ही रहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये कहा गया है कि हमने जो ऑर्डिनेंस लाया है उसका उद्देश्य ये है, और अगर पूरे में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष से एक अपील की गई है कि हमारा मकसद सही है, आप इसमें सहयोग कीजिए। जाहिर सी बात है, कभी ऑर्डिनेंस है तो आप ये तो नहीं कह देंगे, घोषणा कर देंगे कि हम उसे वापस लेने जा रहे हैं या हमने गलती कर दी। तो अभी जैसा कि कल लोग मिले भी हैं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि उस सर्वदलीय बैठक में उन्होंने सबसे बातचीत की है, तो राह वही है, एक अपील भी है कि आइए और इसमें जो छोटी छोटी बुनियादी जो डर हैं आपके, उसको दूर किया जाएगा। और एक प्रसून जी इसलिए कि उसके आगे इन्होंने 2-3 बातें और कही हैं। कम्युनिटी रूरल हाउसिंग, रूरल मतलब जो लैंडलेस पीजेंट्री है उसके लिए रूरल हाउसिंग बनाने की बात है। तो वो जो चीज़ें हैं, और देखा होगा आपने इसमें कहीं भी वो होटल का जिक्र नहीं आया, हॉस्पिटल का जिक्र आया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन एक्वायर करने का जिक्र आया, बाकी और सारी चीज़ों का जिक्र आया, लेकिन कहीं भी होटल नहीं है इसमें, जो कि आज अभिभाषण में था। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसमें हॉस्पिटल है, नहीं मैं वही कह रहा था। तो हो सकता है कि एक संकेत ये भी है कि जहाँ जहाँ आपको है वो हटा देंगे, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अस्पताल ज़रूरी है, कम्युनिटी सेंटर ज़रूरी है, लोकल लेवल पर आपके और भी तरह के जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगर इसको डिसेंट्रलाइज करना है पंजाब की तरह बाकी सब जगहों पर, तो निश्चित तौर पर छोटा सा कमेंट पे जाएंगे। भूमि अधिग्रहण ये टकराव की दिशा में जाएगा या इसके बाद थमेगी चीजें या संवाद बनेगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी तो टकराव सामने दिखाई दे रहा है। अब उस पर वो बार बार यही जोर देंगे कि संसद में बहस हो तो और ज़्यादा टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि बहुमत अभी भी उनके पास है। राज्यसभा में उनके लिए फिर संकट होगा, और आज तो टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि वो जो बिल लाए उसके पहले ही उसको डाइल्यूट करके या सिलेक्ट कमेटी को भेजकर ठीक करा। बीमा में भी जिक्र हुआ है। क्या ये माना जाए आलोक जी कि एफडीआई ही इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन हथियार सरकार के पास आया है, और उसके जरिए ही एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या रोजगार पैदा करने के लिए इंडस्ट्रियों का लगना हो, सब कुछ उस पर जाकर टिक गया है, इसीलिए सिंगल विंडो का भी जिक्र कर दिया गया? निश्चित रूप से देखिए, आर्थिक संसाधन नहीं है, जितनी बड़ी योजनाएं डिक्लेयर की गई हैं उसके क्रियान्वयन के लिए ज़रूरत तो विदेशी पूंजी की है ही, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर कहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आज हाउसिंग सेक्टर की हालत भी बहुत ख़राब है। बिजली के क्षेत्र में भी आपको चाहिए, हर क्षेत्र में, और इसमें उनको विश्वास, इस भाषण का एक आप फलसू ये कह सकते हैं, और बजट में भी जो आएगा, विदेशी लोगों को भरोसा हो जाए। खाली ओबामा की या चाइनीज राष्ट्रपति की विजिट से भरोसा नहीं हो रहा है, आपके कदम से और आपके स्टेप से होगा। और उस पर भी दिखना चाहिए कि आपने राज्यों की, देखिए हमारे यहाँ राज्य सरकारों की भूमिका है, चाहे आप कोई भी योजना नहीं। आलोक जी, एक चीज समझना है कि मॉडल अलग क्या है इनका। मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक पॉलिसी का मॉडल था डेवलपमेंट को लेकर, मोदी के इकोनॉमिक मॉडल का क्या अंतर है दोनों में? देखिए, मुझे तो लगता है कि लगभग वैसी ही योजनाएं हैं, उसके नाम बदल सकते हैं, थोड़े क्रियान्वयन के तरीके, सिंगल विंडो आप कह सकते हैं। मनमोहन सिंह का तरीका ये था कि वो भाई सब कर रहे हैं, चाहे घोटाला कर रहे हो, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इनका ये है कि नहीं, मैं खुद सुपरवाइज उसको कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि एक विश्वास वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्लियरेंस हो जाएंगे, सारी योजनाएं क्रियान्वित हो जाएंगी। ये एक बड़ी चुनौती भी है कि क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले उन सबको हैंडल कर सकते हैं, या उनके जो मंत्रालय हैं और राज्य सरकार है जिनसे क्रियान्वित कराना है। देखिए, जो चाहे आप फंड दे दीजिए, उसके बाद राज्य सरकार चाहे वो
किसी भी क्षेत्र में हो, स्कूल भी खोलना है तो राज्य सरकार स्कूलों का इम्प्लीमेंट करेगी, स्वास्थ्य की योजना यदि करना है तो वो करेगी, किसानों को मदद करना है तो वो करेगी। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रामकृपाल जी जरा इस चीज को आगे बढ़ा दें, क्योंकि अगर इकोनॉमिक मॉडल आपके पास डेवलपमेंट का वही ओपन मार्केट वाला है और पहली बार एक ऐसी सरकार है जो कि ओपन मार्केट अपनाते हुए बहुमत के साथ है, तो वो चाहे तो इंप्लीमेंट करा सकती है। प्रसून जी, अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक पॉलिसीज को, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना किसी सरकार के लिए बहुत आसान काम नहीं होता है। मोदी ने कुछ नहीं किया है, बल्कि मैं अगर कहूँ तो मनमोहन जी आइडियोलॉग थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसमें से वही सारी चीज़ें मोदी जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात यूपीए रिजीम की थी, जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंट इन्होंने किया है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि फिनेंशियल इंक्लूजन का भी सपना मनमोहन यूपीए का था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फिनेंशियल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात है, इम्प्लीमेंट किया नरेंद्र मोदी ने। तो जितने भी चीज़ें हैं इसमें से ऐसी कुछ भी नहीं है, केवल आपने थोड़ा उसको स्पेसिफिक आप उसको कहिए क्वांटिफाई कर दिया है, बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं जो मनमोहन सिंह के दौरान बल्कि मैं कहूँगा नरसिम्हा राव ने जो रिफॉर्म शुरू किया था, इससे कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसी। ये आपने अच्छा किया। अच्छा लोग जी इसके दूसरे हिस्से में ले जाए, संयोग ऐसा है राष्ट्रपति एक समय फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और हमें याद आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जब ये थे तब इन्होंने जिक्र किया था कि हर किसी को क्यों घर मिलना चाहिए और क्या हम प्रोविजन करेंगे, भोजन कैसे मिले, एजुकेशन, शिक्षा हर घर तक पहुंचे और साथ ही स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का जिक्र प्रणब मुखर्जी ने ही फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए किया था। अब ये सवाल है कि इसके इम्प्लीकेशंस और इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में क्या आपको लगता है कि पिछले 9 महीने की सरकार और अब अभिभाषण के बाद 1 साल का वक्त चीज़ें हो पाएंगी, इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? देखिए, अब मुझे इसी लगता है कि यही हमने बात में कही कि प्रणब मुखर्जी ने, बल्कि मैं एक बात और जोड़ूंगा, स्किल डेवलपमेंट जिसका सबसे ज़्यादा दावा मोदी सरकार करेगी हमने किया, ये प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उनके बजट भाषण को भी उठा लें आप तो उसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। उसके बाद वो 1000 करोड़ हुआ, और ज़्यादा होगा। तो इसको 100 करोड़ का प्रावधान, 1 करोड़ नौकरी, हमको ये भी याद है, उस समय किया गया था और उसके बाद रोजगार लोगों को उससे मिले। लेकिन उसके बाद वो बड़ी कंपनियों को गया पैसा, उनमें से कई और एनजीओस को गया, अभी भी उसका पूरा डेवलप नहीं हो पाया किस तरह से कारीगर, कुशल कारीगर, गरीब और किसान जो हमारे यहाँ गृह और कुटीर उद्योग के लिए ज़रूरत थी, जिसको कहना चाहिए छोटे छोटे काम के लिए, कारीगर के लिए, प्लम्बर के लिए, वो ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं बना। आईटीज़ में हो गया, मैंने नाम न भी ले गया, ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए जो कारीगर बन सकते हैं उनके लिए वो पैसा खर्च हो गया है। इसी तरह से शिक्षा और स्कूल बनाना, वो इम्प्लीमेंट करना, ये इसमें कहीं ऐसी दिशा नहीं दिख रही कि भाई उनमें ऐसे ऐसे काम हो सकता है। जब अमृत सेन जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं वो इस्तीफा दे, बने एक तरह से पलायन सिर्फ एक पर्चा आपको लग रहा है? मुझे तो लगता है कि ये बाकायदा चुनावी घोषणा पत्र का एक दूसरा, एक साफ सुथरा बजट का दोबारा है, उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सारी वो चीज़ें मैंने कहा ना कि 2 चीज़ें सिर्फ इसमें हुई कि देखो मैंने ये शुरू कर दिया और ये इतना तक सफलता पा ली है, वो जो आपका है जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। लेकिन ये बता दूं, ये दोनों चीज़ें यूपीए के रिफॉर्म का एजेंडा थी, ऐसा नहीं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो। स्किल्ड लेबर की बात भी अगर आप देखेंगे तो मनमोहन चिदम्बरम के बजट में भी इस बात का आया था कि हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है और जो ये फैला हुआ है जो बेरोजगार, इनको लाना है। मोदी ने क्या किया कि उसका एक रूपरेखा तैयार की है कि इससे हम कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। उन्होंने एक इसमें किया कि कारपोरेट सेक्टर इसमें आए कि आप ट्रेनिंग दें, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप कहिए कि हम इतने लोगों को एब्जॉर्ब करेंगे। आपको बता दूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के तमाम उद्योगों में, तमाम फैक्ट्रियों में इसके लेबर की बहुत बड़ी कमी है। एक आखिरी कमेंट, क्या ये अभिभाषण विरोध रोक देगी विपक्ष का? देखिए, विरोध विपक्ष जानता है कि यही अभिभाषण होगा, विपक्ष उससे पहले तय कर चुका है, क्योंकि विपक्ष के सामने देखिए ये चलता रहा है जो बीजेपी ने अपने दौर में किया था, जब यूपीए के दौर में, तब क्या होता था। अब कोशिश यह की जाएगी, लेकिन विपक्ष कोई दिल्ली से जो उसको टानिक मिला है विपक्ष को, वो मोदी और इस एनडीए सरकार को कमज़ोर करने का कोई उपाय छोड़ेगा नहीं। रह गई, होना ये चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट पर कभी कभी जिद से ऊपर उठ करके ऊपर उठना चाहिए।